पियाजे ने कुल मिला के दो सिद्धांत दिए थे। उन दोनों सिद्धांतों को अपन लिख रहे हैं। जीन पियाजे का एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक सिद्धांत ये दिया था और जीन पियाजे ने दूसरा ही सिद्धांत दिया था किसी बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत। यह दोनों ही सिद्धांत है वो जीन पियाजे द्वारा दिए गए थे। इस वीडियो को पूरा देखें। हर चीज़ जीन पियाजे ने जो बोली है उसको हम यहाँ पे व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं हमारे छात्रों द्वारा उपलब्ध जो प्रश्न है उनको भी इसमें जोड़ा गया है, तो इनको देखें। सबसे पहले इन दो थ्योरियों की बात करें तो एक तो है संज्ञानात्मक विकास और एक नैतिक विकास है। ये दोनों ही सिद्धांत है वह 1923 से 1932 के बीच में दिए गए थे और जीन पियाजे ने अल्फ्रेड बिने के साथ भी काम किया था। जब अल्फ्रेड बिने ने अपना टेस्ट बनाया था आईक्यू का, तभी उसके दिमाग में एक संज्ञान शब्द आया था संज्ञानात्मक विकास का, तो उसके बाद ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन दोनों सिद्धांतों का संबंध कौन सी बुक से है? सबसे पहले आपको इस बुक के बारे में ज़रूर याद होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसने बाल चिंतन की भाषा। ये ज़रूर याद रखें, बाल चिंतन की भाषा। 1923 से 1932 के बीच में इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें 2 पुस्तकें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल चिंतन की भाषा, इसी बाल चिंतन की भाषा से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और एक किताब और लिखी थी मॉरल जजमेंट इन चाइल्ड। नैतिक, मॉरल का मतलब हो गया नैतिक, मॉरल जजमेंट इन चाइल्ड। ये 2 किताबें थी। इन दोनों किताबों का संबंध 2 सिद्धांतों से है। बाल चिंतन की भाषा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जबकि नैतिक विकास से संबंधित किताब है मॉरल जजमेंट इन चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछी गई थी। इसमें कहानी भी है, वो कहानी भी अपन बाद में बात करेंगे। तो इन दोनों पुस्तकों से ही उसने 2 अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। जब विकास पढ़ेंगे तब नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, कोहलबर्ग का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, जो भी है। सबसे पहले बात करें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है उसी को बोला जाता है संवेदना। और जब इस संवेदना के कारण जो सीखा जाता है वह ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहलाती है। छोटा ज्ञान होता है, निम्न स्तर का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह कहीं न कहीं वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। वातावरण की अनुक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे की थ्योरी अलग क्यों, वो समझे। बच्चा कैसे सीखता है उसकी व्याख्या नहीं की। सीखते वक्त उसकी मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, और यही संवेदना है वो धीरे धीरे वातावरण के साथ अंतःक्रिया से संज्ञान में परिवर्तित होती जाती है। इसलिए जीन पियाजे की इस थ्योरी को नाम दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे क्या क्या कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए थे कि जब संवेदना है वह संवेदना धीरे धीरे वातावरण की अनुक्रिया द्वारा संज्ञान में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पे परिवर्तित होते होते परिवर्तन होने का जो एक क्रम निर्धारित किया, उस क्रम के लिए उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे, बेसिक वर्ड दिए थे। सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने से पहले उन बेसिक वर्ड को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड दिया था उसने अनुकूलन। हर शब्द को आपको समझना है। अनुकूलन यानी कि एडप्टेशन। जीन पियाजे के अपने सिद्धांत में ये कुछ शब्द उन्होंने बार बार प्रयोग किए थे। यह अनुकूलन क्या होता है तो समझे, वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति। एक बालक है वो कहीं न कहीं वातावरण के साथ सीखेगा, और वातावरण से जितनी भी चीज़ें सीखेगा उस वातावरण के साथ जो सीखा गया ज्ञान है उसके साथ वह क्या करने का प्रयास करेगा, समायोजन करने का प्रयास करेगा। तो अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जो है वह प्रवृत्ति क्या कही जाएगी? अनुकूलन कही जाएगी। अब जीन पियाजे ने ये कहा कि एक बच्चे के सामने बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, तो किस प्रकार से अपनी मानसिक प्रक्रिया को समायोजित करने का प्रयास करता है। तो उसने 2 तरीके बताए थे कि बालक जो भी देखता है
या जो भी सीखता है वो पहले क्या होती है, सूचना होती है। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है तो समझ ले। सूचना, सूचना के साथ अगर तथ्य जुड़ते जाएं तो तथ्य जुड़ते जुड़ते वह बन जाता है ज्ञान। तो सूचना और ज्ञान में बहुत अंतर है, ध्यान रखें। तो जब बालक वातावरण के साथ समायोजन करता है तो सूचनाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। अब सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है वह कितने चरणों में पूरी होती है, तो उन्होंने 2 स्टेप बताए थे। अनुकूलन किसके द्वारा किया जाता है, तो एक तो है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण की प्रक्रिया के द्वारा, और दूसरा है आत्मसात्करण के बाद वो करेगा समायोजन। तो यहाँ समझे, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के कितनी प्रक्रियाएं हैं। तो एक बालक है वो 2 तरीके से अनुकूलन कर सकता है, आत्मसात्करण और समायोजन। इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक टर्म अपन डिस्कस करेंगे। आत्मसात्करण क्या होता है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, एक बालक है, ये बालक है वो घुटनों के बल रेंग रहा है, छोटे से बालक की बात कर रहे हैं। इसको एक कोई भी वस्तु पड़ी हुई मिली और इसने अपने मुंह में डाल दी, मुंह में डाल दी, इसका मतलब ये वस्तु है, उसको समझ रहा है, खाने की वस्तु समझ रहा है। मतलब कहीं न कहीं एक वस्तु और उसके मुंह के बीच में जो संबंध है उसको ही समझ रहा है। यानी कि कहीं न कहीं एक बालक है वह अपने पूर्व ज्ञान, एक बालक है वह अपने पूर्व ज्ञान आधारित कोई क्रिया करता है, पूर्व ज्ञान आधारित क्रिया करता है, तो वह कहलाता है आत्मसात्करण। और इसमें कोई न कोई कंसेप्ट है उसका अभाव होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले पूर्व आधारित ज्ञान या पूर्व ज्ञान आधारित जो क्रिया है वह आत्मसात्करण कहलाती है। अब ये ज्ञान धीरे 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 बढ़ता जाता है और उसी ज्ञान का वह क्या करता है, समायोजन। इस समायोजन को हमने क्लास में समझाया था कि मान लीजिए एक बच्चा है वो आंगन में खेल रहा है और उसके सामने इस प्रकार का कोई एक पशु आया, ऐसा। अब उसकी मम्मी ने उसको सिखाया कि बेटा ये गाय है। अब जैसे ही उसने गाय शब्द सुना उसके दिमाग में इस चित्र के प्रति एक नक्शा फिट हो गया, गाय हो गया। यही बालक खेल रहा है आंगन में। दूसरे दिन इसी बच्चे के सामने इसी प्रकार की आकृति है, वह फिर वापस आई और उसने मम्मी को कहा, मम्मी देखो गाय आई। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये गाय नहीं, ये भैंस है। अब देखना, दोनों की आकृति समान है, दोनों की बनावट सेम है। अब उस बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट विकसित हो गया कि ये भैंस क्यों है, क्योंकि ये कैसी है, काली है। तीसरे दिन बात करें कि उसी समय एक काली गाय आ गई और इस काली गाय के आने पर बच्चा अब इसे भी क्या कहता है, भैंस कहता है। तो अब यहाँ देखें, एक बालक ने जो भी सीखा वो 3 टर्म अलग अलग हुई, एक जैसी आकृति, लेकिन एक को गाय कहा, फिर कंसेप्ट चेंज किया, भैंस कहा, फिर काली गाय को देखकर भी उसने भैंस कहा। मतलब इतनी सारी प्रक्रिया हैं, इन प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं उसके समायोजन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो उसने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखा, लेकिन बालक धीरे 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 अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके, मानसिक शक्ति का प्रयोग करके इन सब में विभेद करने की प्रक्रिया सीख लेता है, वही कहलाता है समायोजन। तो पहला टर्म था अनुकूलन। अनुकूलन करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, एक आत्मसात्करण की विधि है और दूसरी कौन सी है, समायोजन की विधि है। इसके बाद एक बालक क्या काम करता है उसकी बात करें। एक बालक ने आत्मसात्करण और समायोजन द्वारा अनुकूलन कर लिया। अब दूसरी प्रक्रिया इसके जस्ट बाद होती है, वह है साम्य धारण। साम्य धारण किसे कहते हैं, देखो एक एक शब्द है, साइकोलॉजी में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर एक बच्चा है वह अनुकूलन करता है 2 विधियों द्वारा, एक तो किसके द्वारा करेगा, आत्मसात्करण के द्वारा, और आत्मसात्करण के बाद सीखे गए ज्ञान का क्या करेगा, समायोजन करेगा। अब आत्मसात्करण और समायोजन में कहीं न कहीं उसके अंदर एक मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है, ये सही है या वो सही है, ये सही है या वो सही है। इसी मानसिक असंतुलन को कहीं न कहीं अपने मानसिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करेगा और इसको बोलते हैं आत्मनियंत्रित। एक बालक मानसिक असंतुलन को आत्मनियंत्रित करने का काम करेगा
और इसी आत्मनियंत्रित करने की जो कला है उसको कहा जाता है साम्य धारण। साम्य धारण करने के बाद तीसरा पॉइंट है, जो सीखा गया है उसका संरक्षण करने का प्रयास करेगा। संरक्षण, संरक्षण क्या होता है वो समझ ले। एक एक वर्ड में आपको समझना है क्योंकि शब्द ही पूछे जाते हैं। कोई भी वातावरण है, उस वातावरण में कहीं न कहीं क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। वातावरण में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को पहचानने की क्षमता तथा उस वातावरण में स्थिरता को पहचानने की क्षमता, वातावरण में परिवर्तन को पहचानने की क्षमता और स्थिरता को पहचानने की जो क्षमता है वह कहलाती है संरक्षण, कहलाती है। कि वातावरण में कोई परिवर्तन हो गया लेकिन फिर भी उसमें कौन सी स्थिरता, उन तत्वों को पहचान के उस वातावरण को पहचान ले तो वह कहलाता है संरक्षण। चौथे नंबर पर आता है आपका संज्ञानात्मक संरचना। अब धीरे धीरे देखना, एक संवेदना है वो संज्ञान में बदल जाती है। संज्ञानात्मक संरचना का मतलब क्या होता है इसको भी समझे आप। संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना है वह एक कोई भी मानसिक क्षमता है। बालक धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करता है। किसके द्वारा? तो सबसे पहला बता दिया, अनुकूलन के द्वारा, साम्य धारण के द्वारा, संरक्षण के द्वारा बालक की मानसिक क्षमताओं में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि को ही बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना। लेकिन इसके बाद पांचवा और छठा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कीम्स। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, स्कीम्स क्या होती है। और एक वर्ड आता है छठा, स्कीमा। स्कीम और स्कीमा ये दोनों ही शब्द इतने ही इम्पोर्टेंट है। स्कीम क्या होता है, तो आप जो भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों का संगठित पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है, संगठित पैटर्न। वही संगठित पैटर्न जिसे बार बार क्या किया जाके आसानी से दोहराया जा सके। व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, यही कहलाती है स्कीम्स। ये क्रियाएं होती है, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं भी हो सकती है, जैसे कि एक बच्चा सुबह उठा, नहाया, नहाने के बाद अपना बैग पैक किया, किताबें डाली उसमें, टिफिन लिया और स्कूल चला गया। यही क्रिया रोज वह दोहराता है, तो बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, स्कीम्स कहलाती है। और स्कीम्स के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, मानसिक प्रक्रिया का अभिव्यक्त रूप पियाजे के अनुसार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानसिक क्रिया का अभिव्यक्त रूप जो भी होता है, इसको ज़्यादा जोर दें, मानसिक प्रक्रिया का अभिव्यक्त रूप जीन पियाजे के अनुसार कौन सा है, तो मानसिक क्रिया का अभिव्यक्त रूप ही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। आप जो सोचते हैं उसको निश्चित क्रियावर्ती या आवृत्ति में अभिव्यक्त करते रहें तो वह कहलाता है स्कीम्स कहलाता है। इस लाइन को आप बिल्कुल याद रखें, इस टेट में पूछा गया है कि मानसिक क्रिया का अभिव्यक्त रूप स्कीम्स कहलाता है। और पहले भी पढ़ा है अपन ने अभिप्रेरणा में कि मानसिक क्रियाओं का बाह्य रूप क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। तो ये स्कीम्स और व्यवहार एक तरीके से ही हैं। अब बात करें अपन स्कीमा की, तो स्कीमा के बारे में क्या कहा जीन पियाजे ने, ऐसी मानसिक संरचना, स्कीमा का संबंध किससे है, मानसिक संरचना। और मानसिक संरचना, उस मानसिक संरचना के द्वारा आप अपने सीखे गए ज्ञान का श्रृंखलाबद्ध रूप से अगर सामान्यीकरण कर दे, जनरलाइजेशन कर दे, तो वही कहलाता है स्कीमा। इसको ऐसे समझें कि आपने कई जगह से ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, लेकिन तीनों ज्ञान में कोई अंतर है। जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ, आपने किसी किताब से और पढ़ा, इधर से और पढ़ा, इधर से और पढ़ा, तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे वातावरण से सीखते हैं, तो आपके दिमाग में एक असंतुलन पैदा हो जाता है। इस असंतुलन को मानसिक क्रियाओं द्वारा संतुलित करना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो ज्ञान का सामान्यीकरण ही स्कीमा है और ये निश्चित पैटर्न में ही होता है, विशिष्ट क्रम में ही होता है। तो स्कीमा के बारे में अपन और भी बात करेंगे, पूरा स्कीमा क्या होता है। तो यहाँ तक जीन पियाजे ने अपनी पूरी थ्योरी दी। अब इस जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। अधिकतर प्रश्न यहाँ से आते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। आप सभी को याद है
मेरे से पहले तो आपने बोल ली होंगी कि इतनी अवस्थाएं होती है। डेफिनेटली 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं को क्या नाम दिया? तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। इन अवस्थाओं के अन्य नाम भी है, वो भी आप ज़रूर याद रखें। संवेदी पेशीय अवस्था को इंद्रियानुगतिक गामक अवस्था भी कहते हैं या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है कौन कौन सी विकास की अवस्थाओं से गुजरेगा। तो पहली संवेदी पेशीय, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त। और इसी मूर्त के लिए एक शब्द का उपयोग किया था, स्थूल। मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था का नाम दिया था उसने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब अधिकतर प्रश्न आते हैं चिंतन कहाँ प्रारंभ होता है, चिंतन कहाँ प्रारंभ होता है। तो इस पे भी अपन बात करेंगे। चिंतन बहुत प्रकार का होता है और सब प्रकार का चिंतन है वो अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे 4 अवस्थाएं बता दी। इनका कालक्रम आपको याद रखना है। इन अवस्थाओं की अवधि कितनी होती है, कितने कितने वर्ष से। तो यहाँ पे होता है जन्म से 2 वर्ष। एक बालक में जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था पाई जाती है? संवेदी पेशीय अवस्था। जैसे 2 वर्ष पूरे हुए, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको जीन पियाजे ने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज नाम दिया। 7 वर्ष से 11 या 12, ये दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट 12 नहीं है। 7 से 11 या 12 वर्ष यह कहलाती है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है ऑपरेशनल, औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वह 11 या 12 वर्ष से ऊपर प्लस होती है। तो इन 4 अवस्थाओं का क्रम ज़रूर याद रखिए। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इतने शब्द याद रखने हैं। अगर नैतिक विकास की अवस्था आ जाए तो फिर कालक्रम अलग होगा। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 11 वर्ष भी कह सकते हैं, 11 या 12 वर्ष से ऊपर। अब इन हर अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हर अवस्थाएं क्या बताती है, एक एक अवस्थाओं को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यह सबसे पहली अवस्था मानी गई है। और एक बालक जब संवेदी पेशीय अवस्था में होता है तो उसकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष, या 0 से 2 वर्ष ना लिखें, जन्म से 2 वर्ष इसकी आयु होती है। और हमारे एक स्टूडेंट ने इसके बारे में प्रश्न किया था, यश भट्ट ने, कि जीन पियाजे की पहली अवस्था है क्या उसके उपभाग हैं और कितने उपभाग है, इसके बारे में ज़रूर पूछा था। हम यहाँ पे भी इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि संवेदी पेशीय अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले बालक जब जन्म से 2 वर्ष का होता है तो कहीं न कहीं उसमें भाषा का विकास नहीं होता है, तो भाषा का अभाव होता है। तो अपने व्यवहारों को प्रकट करने के लिए कहीं न कहीं वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। और भाषा के अभाव में एक छोटा बालक है वो किसके द्वारा सीखता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना है वह कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी पेशीय अवस्था। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने को क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। और इसी संवेदना को ध्यान में रखते हुए इसका नाम दिया है संवेदी पेशीय अवस्था। तो पहला कंसेप्ट ज़रूर याद रखें, संवेदी पेशीय अवस्था में भाषा का अभाव होता है, इसलिए बालक है वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे कितनी अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने? तो इसको कुल मिला के 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। यश भट्ट के प्रश्न का उत्तर यही है, यह 6 अवस्थाओं में विभाजित की गई। और हर 6 अवस्थाओं में कोई न कोई लक्षण बताए थे। ये 6 अवस्थाएं आपको बिल्कुल याद रखनी है। कौन कौन सी 6 अवस्था, उसके क्या वर्गीकरण है, इस पूरे बोर्ड पर आए कि नहीं आए, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली अवस्था का नाम दिया था इसकी संवेदी पेशीय अवस्था में प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स है ना, प्रतिवर्त का मतलब रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था।
प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसका कालक्रम क्या होता है, मतलब आयु कितनी होती है, वो पूरा याद रखना है। मतलब जन्म से 2 वर्ष को उसने कई भागों में बांट दिया। तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है एक बालक की जन्म से 30 दिन। 30 दिन तक की अवस्थाओं में इसमें क्या विशेष लक्षण पाए जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये 30 दिन में क्या करता है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है जैसे चूसने जैसी प्रक्रिया, हर चीज़ को चूसने का प्रयास करेगा, तो ये कौन सा एक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसका कालक्रम पूछा जा सकता है जन्म से 30 दिन। तो संवेदी पेशीय अवस्था की पहली अवस्था कौन सी होगी, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब दूसरी की बात करें तो दूसरी क्रिया है वृत्तीय अवस्था, लेकिन इसके 3 भाग किए थे, लेकिन इन तीनों भागों को अपन क्रमानुसार पियाजे ने बताया। दूसरे भाग में बात करें तो वृत्तीय अवस्था ही है, लेकिन वृत्तीय अवस्था के 3 भाग बताए थे, प्रमुख, गौण और तृतीय वृत्तीय अवस्थाएं। तो यहाँ पे एक एक की बात करेंगे। सबसे पहला है प्रमुख वृत्तीय अवस्था। देखो इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, प्रमुख वृत्तीय अवस्था। और जब प्रमुख वृत्तीय अवस्था की बात करें तो प्रमुख वृत्तीय अवस्था कितने वर्ष तक रहती है, मतलब इसका कालक्रम क्या है, तो ये ज़रूर याद रखें। ये 30 दिन हो गए, 30 दिन यानी कि 1 महीना। अब ये 1 महीने से बात शुरू होती है, 1 माह से लगाकर 4 माह तक कौन सी अवस्था रहती है उस बालक में, प्रमुख वृत्तीय अवस्था। अब आप भी बड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप इसी क्रम में बड़े हुए होंगे, लेकिन आपको याद नहीं है कि आप 1 से 4 माह में क्या कर रहे थे। तो 1 से 4 माह में प्रमुख वृत्तीय अवस्था में आता है क्रियाओं को बार बार दोहराना। एक बालक है वो किसी क्रिया को बार बार दोहरा रहा है, तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने की जो प्रवृत्ति है वह कहलाती है प्रमुख वृत्ताकार प्रक्रिया। जैसे कि एक बालक को कप में पानी दें, ब्रुर यूँ करेगा, तो यह आवाज़ बार बार निकलती रहती है, उस क्रिया को बार बार दोहराता रहता है, उसमें मज़ा आता है। अब 1 से 4 माह की क्रिया है, 4 माह की अवस्था उसको कहा जाता है प्रमुख वृत्तीय अवस्था। और इसकी तीसरी अवस्था है, उसको इसी वृत्तीय अवस्था में बदल दिया, प्रमुख के बाद उसने कर दिया गौण, यानी कि सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक तीसरी भी है टर्शियरी, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अब आती है गौण वृत्तीय अवस्था, 4 माह के बाद स्टार्ट होती है, और ये कब तक चलती है, तो 4 से 8 माह। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो चूसने की क्रिया पहली अवस्था है, क्रियाओं को बार बार दोहराना, 1 से 4 माह। 4 से 8 माह में क्या होता है, तो वस्तुओं को उलटना पुलटना, वस्तुओं को उलटना और उलटना पुलटना, यह क्रिया कहलाती है गौण वृत्तीय स्थिति या गौण वृत्तीय वृत्ताकार प्रतिक्रिया अवस्था कहलाती है। चौथे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट जिसने बताया था गौण स्कीमेटा अवस्था, यहाँ स्कीमेटा वर्ड आया है, गौण स्कीमेटा अवस्था। यहाँ पे स्कीम एक शब्द आया है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गौण स्कीमेटा अवस्था का मतलब क्या होता है और कब से कब तक रहती है, तो ये रहती है 8 से 12 माह। मतलब यहाँ आते आते शिशु 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष की समाप्ति पर गौण स्कीमेटा अवस्था भी समाप्त हो जाती है। और इसका मतलब क्या होता है समझ लें, यहाँ आते आते बालक है वो अनुकरण द्वारा सीखेगा। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अनुकरण द्वारा सीखना कौन सी अवस्था का लक्षण है, तो है तो संवेदी पेशी अवस्था का, लेकिन उसकी उप अवस्था में कौन सा आ जाएगा, गौण स्कीमेटा अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखेगा तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, और जितना भी ज्ञान है उसका सामान्यीकरण करने का प्रारंभ करेगा, और सामान्यीकरण के द्वारा ही धीरे धीरे उसमें किसका निर्माण होता है, स्कीमा। तो एक बालक में स्कीमा का निर्माण कहाँ से प्रारंभ होगा, गौण स्कीमेटा अवस्था। 5वीं अवस्था की बात करें तो 5वीं में आएगा तृतीय वृत्तीय अवस्था। अब देखिए वृत्तीय अवस्थाएं 3 बताई थी उसने, प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट आ जाता है गौण स्कीमेटा, इसलिए क्रमानुसार नहीं है। गौण स्कीमेटा के बाद तृतीय वृत्तीय अवस्था आ जाएगी, और ये तृतीय वृत्तीय अवस्था है वह कब से कब तक रहेगी, तो 12 माह से 18 माह, यानी कि 1.5 वर्ष तक यह रहेगी। और तृतीय वृत्तीय अवस्था का मतलब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, अब बालक है वह कहीं न कहीं सीखने का प्रयास करेगा। देखो
सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखना होता है, लेकिन अनुकरण द्वारा सीखना समाप्त हो जाता है तो अब बालक इस अवस्था में प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखेगा। अब धीरे धीरे वो खुद काम करने की कोशिश करेगा, और जब खुद काम करेगा तो कहीं न कहीं प्रयास एवं त्रुटि है, और प्रयास एवं त्रुटि है वो कहीं न कहीं उत्सुकता की वजह से होती है। उत्सुकता, तो उत्सुकता मोटिव, ठीक है ना, करियोसिटी मोटिव है, वो कहाँ काम करता है? तृतीय वृत्तीय अवस्था में। ये दोनों फिर समझ लें। अनुकरण द्वारा सीखना कब प्रारंभ होता है? गौण स्कीमेटा अवस्था में। और प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कब प्रारंभ होता है? तृतीय वृत्तीय अवस्था में। अब लास्ट आता है छठे नंबर की प्रावस्था है, वह है मानसिक संयोग। अब उसने जितना भी सीखा उसको सबको इंटीग्रेट करेगा, तो इसको बोलेंगे मानसिक संयोग और नए साधनों की खोज। मानसिक संयोग एवं नए साधनों की खोज, और ये अवस्था लास्ट अवस्था है इसकी, और इसकी अवधि होती है 18 माह से 2 वर्ष। यानी कि एक बच्चा 24 माह का हो जाए तब ये अवस्था समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे भी पियाजे ने कहा है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष की अंतिम अवस्था है। यहाँ पे बालक में चिंतन आरंभ हो जाता है। अब चिंतन आरंभ हो जाता है, इसका मतलब कोई बड़ा चिंतक नहीं बन गया, वो चिंतन करने वाला नहीं बन गया। यहाँ पे उसमें वस्तु के प्रति स्थायित्व का गुण आ जाता है, उस वस्तु के बारे में सोचने में उसमें स्थायित्व आ जाता है। तो ये सबसे पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, संवेदना पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और इस प्रावस्था को 6 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत काम आएगा आपके जो कोचिंग के नोट्स है उसमें भी थोड़ा सा इसमें एडिट करते रहिएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली तो हो गई संवेदी अवस्था की बात कर ली, अब आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, जीन पियाजे की प्रथम 2 अवस्थाएं हैं, वही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन 2 से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में बालक में कहीं न कहीं भाषा का ज्ञान आ जाता है, इसलिए यहाँ अब भाषा विकास हो जाता है। ठीक है, भाषा का विकास हो जाता है, और कहीं न कहीं बालक इस भाषा विकास से भाषा का प्रयोग करना भी सीख लेता है। तो भाषा विकास एवं भाषा का प्रयोग है, वह कौन सी अवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये दूसरी अवस्था, और वो दूसरी अवस्था कौन सी की? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन जीन पियाजे ने इस अवस्था को भी 2 भागों में बांट दिया। पहली अवस्था को उसने 6 भागों में बांटा। अब आपके अध्ययन के लिए उनको पता था कि इतना तो याद बच्चे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनमें धैर्य का अभाव है। कुछ ने तो अभी तक वीडियो बंद भी कर दिया होगा, अब वो अपने चयन से एक कदम दूर हट गए हैं। अब आते हैं इसकी 2 भाग कौन से हैं, तो एक तो है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी आती है इसकी बाद की अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था, ये 2 भाग कर दिए। मतलब 2 से 7 वर्ष की अवधि को उसने 2 भागों में बांट दिया। इसमें एक तो कर दिया 2 से 4 वर्ष प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, और ये हो गई 4 से 7 वर्ष, दोनों को ही अलग अलग भागों में बांट दिया। अब दोनों की क्या क्या विशेषताएं थी, तो अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। इस अवस्था में बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इस अवस्था में बालक में संप्रत्यय का विकास होता है, कंसेप्ट का विकास होता है। संप्रत्यय का विकास का मतलब है किसी वस्तु का नाम सुनते उसके दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाना। इसी अवस्था में बालक है वह प्रतीक, जितने भी सिंबल्स है, प्रतीक, शब्दों, चित्रों का उपयोग करना सीख लेता है। चित्रों का उपयोग करना सीख लेता है, यानी कि बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है, शब्दों के माध्यम से चित्रों का उपयोग करना सीख लेता है। और कहीं न कहीं प्रतीकों के माध्यम से सीखने की बात कही थी, टॉलमैन ने भी कही थी, जिन्हें चिन्ह सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे बालक आते आते प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रतीकात्मक खेल खेलने की आयु। तो प्रतीकात्मक खेल खेलने की आयु कितने वर्ष होती है? 2 से 4 वर्ष की। गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है, वो इसी अवस्था में खेला जाता है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है।
लेकिन जीन पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में बालक में दो सीमाएं होती है, मतलब दो दोष भी होते हैं, और उन दोनों दोषों को नाम दिया, एक तो थूकन, इस थूकन को ही बताया था जीववादी सोच, थूकन या जीववादी सोच, और दूसरे दोष का नाम दिया था आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता। ठीक है, थूकन क्या होता है या जीववादी सोच क्या होती है, तो यहाँ सभी वस्तुओं को सजीव मानना, जैसे कि चांद मेरा मामा है, चांद मेरा मामा है, मतलब चांद को भी क्या माना उसने, सजीव माना, तो सभी वस्तुओं को सजीव मानना, ये जीववादी सोच होती है। और आत्म केंद्रितता का मतलब है अपने विचारों को ही सही मतलब अपने विचारों को ही सही मानना, या स्वयं को वातावरण का केंद्र समझना, स्वयं को वातावरण का केंद्र समझना, ये कहलाती है आत्म केंद्रितता, या उसके खुद के विचार है उस पर अडिग रहना। तो ये हो गया आपकी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। अब अंतर्दर्शी अवस्था की बात करें तो ये 4 से 7 वर्ष होती है, और यहाँ आते आते बालक में चिंतन एवं तर्क का प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ समझें, चिंतन एवं तर्क, इस चिंतन एवं तर्क का प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन इस चिंतन और तर्क में वह नियमों से भली भांति परिचित नहीं होता। मतलब ऐसी कोई चीज़ सीखी, उसके बारे में चिंतन कर लिया, तर्क कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो छिपे हुए नियम हैं उन नियमों का ज्ञान नहीं होता, यानी कि नियमों का ज्ञान नहीं होता, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे रट रहा है बालक, बिना नियमों के ज्ञान के भी वह चिंतन एवं तर्क करना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पे उन्होंने दो बात की थी जीन पियाजे ने, यहाँ पे ज्ञान होता है अपलटावी, मतलब इसे अपलटावी ज्ञान की अवस्था भी कहा। और दूसरा है यहाँ पे बालक में विलोमीयता का गुण पाया जाता है, विलोमीयता का गुण, दोनों को समझेंगे। अपलटावी ज्ञान क्या होता है, अपलटावी ज्ञान का मतलब आप जो सीखते हैं वो रिवर्सिबल होना चाहिए। जैसे कि आपको किसी ने बताया, आपने पूछा कि यहाँ से यहाँ किस स्थान तक कैसे जाए, तो उसने रास्ता बता दिया। अब यहाँ पहुँच गए आप, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर इससे पूछे कि भाई वापस कैसे आना, तो वापस आने का रास्ता वही है। मतलब आप जो सीखते हैं वह दोनों दिशाओं में काम आना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न की बात करेंगे कि एक अध्यापिका है, उस अध्यापिका ने एक बालक के सामने 2 ग्लास रखे, इसमें पानी था, इस पानी को इस कटोरी में डाल दिया और बालकों से पूछा कि किस में पानी ज़्यादा था और किस में पानी कम है। बालकों ने कहा ग्लास में था तब पानी ज़्यादा था, और इस कटोरी में डालते ही पानी कम हो गया। यानी कि इसके पीछे इसके नियम का ज्ञान, ये ग्लास ये पतला था लेकिन ऊंचा था, कटोरी चौड़ी है इसलिए इसका लेवल कम हो गया। तो यह कहलाती है ज्ञान की अपलटावी अवस्था, इसको ध्यान रखिए। जैसे कि 2 पात्र दे दिए, इसमें बड़े बड़े कंकड़ डाल दिए और इसमें छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। बालक में पूछा जाए कि इसमें कंकड़ों की संख्या ज़्यादा, तो वो बोले पूरा भरा हुआ इसलिए ज़्यादा है। यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो संख्या ज़्यादा इसमें है क्योंकि छोटे छोटे लेकिन लेवल नीचे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर है इसका लेवल ऊपर हो गया। तो ये कहलाती है ज्ञान की अपलटाई व्यवस्था। यानी कि बालक 4 से 7 वर्ष में अपने ज्ञान को रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए इसको ज्ञान की अपलटावी अवस्था कहा गया है। विलोमीयता का गुण क्या होता है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि जो बड़ा होता है, उदाहरण ही दे रहा हूँ, जो बड़ा होता है वो भारी होता है, और जो छोटा होता है उसका भार है वह कम होता है। जैसे कि पूछा जाए 5 किलो रुई भारी है कि 5 किलो लोहा, तो रुई का आकार बहुत बड़ा होगा 5 किलो में और लोहे का आकार बहुत छोटा होगा, तो वो कहेगा रुई ज़्यादा भारी है और लोहा छोटा दिख रहा है इसलिए कम भारी है। तो यह गुण कहलाता है विलोमीयता का गुण। और यह अपलटाय व्यवस्था, वो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया ज्ञान की अपलटाय व्यवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और उसके उप विभाग में पूछ ले तो ये अंतर्दर्शी अवस्था होती है। तो ये हो गई आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे जीन पियाजे की अगली अवस्था में। जीन पियाजे की अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बहुत 3 पॉइंट ही बचे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है और इसके क्या क्या गुण है। तो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 7 से 11 या 12 वर्ष होती है। इसमें आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी है, 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, यही 3 पॉइंट इससे पूछे जाते हैं। ये 3 पॉइंट क्या है, तो एक तो है यहाँ ज्ञान जो है वो आते आते पलटा भी हो जाता है, इसलिए ज्ञान की पलटावी अवस्था।
अपलटावी अवस्था इसके पहले पढ़ चुके हैं। ज्ञान की पलटावी अवस्था कौन सी है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ आते आते बालक में अवबोध का विकास हो जाता है। अवबोध का मतलब क्या हुआ? आप समझ गए होंगे। अवबोध का मतलब है क्रम, किसी वस्तु को क्रम के आधार पर, आकार के आधार पर, या क्रम का ज्ञान, आकार का ज्ञान या भार का ज्ञान उसमें हो जाता है। वस्तु को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना यहाँ सीख जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट अब इम्पोर्टेंट है, अमूर्त चिंतन का प्रारंभ। अमूर्त चिंतन प्रारंभ तो हो जाता है, विकसित नहीं है ना। अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, लेकिन इसका संबंध केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक होता है, प्रत्यक्ष वस्तुओं तक होता है। जैसे कि इसको अपन बता दें, राम और श्याम, ये दो बालक है, ये राम है और ये श्याम है। अब उससे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है इसमें, तो ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। तो ये बता देगा देखकर कि श्याम है वो बड़ा है और राम है वो छोटा है। मतलब अमूर्त चिंतन तो हुआ, लेकिन उसके सामने रखा है वही हुआ। अब पूछ ले ऐसे, ए से बड़ा बी है, बी से सी छोटा है और डी है वह ए से बड़ा है, बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो फिर वह इतना ज़्यादा नहीं सोच पाएगा। मतलब अमूर्त चिंतन तो होता है, लेकिन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक होता है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ यहीं से हो जाता है, लेकिन ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ प्रारंभ हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट अवस्था में जाए, चौथी अवस्था में, तो चौथी अवस्था हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बालक हो जाता है 12 वर्ष से ऊपर, 12 ईयर प्लस हो जाता है। इसके 3 गुणों की बात करें तो यह 3 गुण क्या है? पूर्णतया अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, पूर्णतया अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और जैसे अमूर्त चिंतन प्रारंभ हुआ, उस बालक में समस्या समाधान की शक्ति आ जाती है। यानी कि समस्या समाधान की क्षमता कौन सी अवस्था में आती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समस्या समाधान की क्षमता कौन सी अवस्था का लक्षण है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और कार्यकरण में संबंध स्थापित करने की योग्यता, कार्य और करण, वर्क एंड कॉजेस में संबंध की क्षमता, यह किससे आ जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब इस पूरे का सारांश की बात करें तो इसने बताया, एक बालक किसके द्वारा सीखता है? वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा सीखता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे की थ्योरी में यही कहा गया है, वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा ही बालक सीखता है। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी एक बार वापस इस वीडियो को देख लें, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न मिल जाए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।